हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा होने वाला है 13, जो कि हमारा साइंस का है 10th क्लास की। जो हमारा चैप्टर चल रहा है धातु एवं अधातु। फ्रेंड्स, आज की हेडिंग डालेंगे पहले निस्तापन क्या होता है। फ्रेंड्स, ठीक है। आज पहली हेडिंग पढ़ेंगे हम निस्तापन क्या होगा। फ्रेंड्स, आप हेडिंग डालिए निस्तापन क्या है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निस्तापन क्या है, निस्तापन किसे कहते हैं, निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए फिर विथ एग्जाम्पल सहित। ठीक है। इस प्रकार से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि निस्तापन क्या होता है। निस्तापन में बता दो फ्रेंड्स की कार्बन जो कार्बोनेट्स होता है हमारे, उसके जो अक्ष होते हैं, जो अक्ष और जो वायु से अधिक तापमान पर गर्मी करने की ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। अब समझते हैं हम इसके क्या कहते हैं रिएक्शन के माध्यम से। फ्रेंड्स, तो रिएक्शन देखते हैं हम कि फॉर्मूला हमने लिया है, कोई अक्स ले लिया जैसे कि ZnCO3 का 3 ले लिया। इसका हम इसे हम हीट कराएंगे फ्रेंड्स वायु की। ठीक है। तो हमें एक तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, हमें डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और जिंक मिलेगा। ठीक है। हमें जिंक ऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है। तो हमारे दो मिले हैं यहाँ पर पॉइंट। तो यही हमारी क्या, यही प्रक्रिया क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। फ्रेंड्स, ठीक है। निस्तापन का ही मतलब है दो, एक कोई कार्बोनेट्स को लेने के बाद दो विखंडित हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। ठीक है। तो चलेंगे, आप देखेंगे हेडिंग के बारे में। ठीक है। निस्तापन आपने हेडिंग डाली होंगी, आप लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे आपको कि कार्बन अक्ष को सीमित वायु में अधिक तापमान पर गर्मी करने के ये ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। फ्रेंड्स, की क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। एग्जाम आपका रिएक्शन हो जाएगी हमारी क्या, ZnCO3। इसे हम हीट कराने के बाद मिलेगा हमें ZnO+CO2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमें रिएक्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये भी टॉपिक आज का अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगली हेडिंग डालेंगे फ्रेंड्स आप, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड, थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मिट अभिक्रिया में फ्रेंड्स आपको फेरेट ऑक्साइड लेना हो रहा है, फेरन या फेरेट ऑक्साइड लेना होता है फ्रेंड्स, जैसे। और इसे हम एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया कि फेरेट ऑक्साइड ले लिया और मैंने इसे एल्युमिनियम के साथ हीट करा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो आयरन मिल जाएगा और मुझे मिल जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। और मुझे क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए फ्रेंड्स, क्या ऊष्मा चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, हीट्स। तो हीट्स का थर्मल अभिक्रिया का ही मतलब क्या है, हमारा हीट जनरेट। जिस ऑक्साइड या जिस धातु में हमारी हीट प्राप्त होती है, हमें उसे ही हम क्या कहते हैं, थर्मिट ऑक्साइड कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मशीनों की जो दादरों को जोड़ने के लिए किया जाता है ना फ्रेंड्स, वही हमारी पड़ा होगा। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपने कभी ट्रैक के सामने जाता हो, रेल का ट्रैक जो होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर रेल जो हमारी टूट जाती है बीच में से फ्रेंड्स, उसमें भी थर्मिट अभिक्रिया का यूज किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसमें भी हमें पटरी को जो जोड़ने के लिए कौन सी प्रक्रिया का यूज किया जाता है, वो हमारा थर्मिट अभिक्रिया का यूज किया जाता है। उसमें भी क्या लेता है, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम लिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। उसे ही उसमें दे के हम क्या बनाते हैं, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम के साथ हम उसे जोड़ देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लिखे, आपने हेडिंग डाली होगी थर्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछेगा थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो लिखेंगे आप इसमें कि आयरन ऑक्साइड Fe2 और O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करके रेल की पटरी, मैंने बताया फ्रेंड्स, रेल की पटरी एवं मशीन के पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जो फ्रेंड्स मशीन होती है, उसके जो दरारें बच जाती हैं, खाली खाली से लगती है, उनको भी जोड़ने के लिए भी किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्या कहते हैं इस अभिक्रिया को, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। आपके उसके बाद आपको रिएक्शन उतार लेनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। रिएक्शन को आप बैलेंस करना सीख जाएं फ्रेंड्स, ठीक है। जितने एलिमेंट्स Fe के हैं उतने ही Fe के इधर होने चाहिए, ठीक है। इधर इतने एल्युमिनियम के इधर हैं तो एल्युमिनियम इधर होने चाहिए, ऑक्सीजन कितने इधर है तो उतने ही उधर होने चाहिए, ठीक है। तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आपको मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी रिएक्शन। चलते हैं हम अगले रिएक्शन की ओर, ठीक है। अगला देखते हैं क्या है। अगला है फ्रेंड्स थोड़ा थ्योरेटिकल हमारा, कि सक्रिय श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है फ्रेंड्स। पूछ रहा है कि जो जो सक्रियता है, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुओं का जो निष्कर्षण है फ्रेंड्स, वो किस प्रकार से है। जैसे कि कार्बन सबसे ऊपर आता है हमारा, तो कार्बन के पूछेंगे हम। तो लिख रहा है कि कार्बन के दहन, अब कार्बन दहन पर सबसे पहले आता है हमारा सोडियम। कार्बन के दहन होने के बाद सबसे ऊपर कौन श्रेणी में रहता है हमारा, सोडियम। तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि फ्रेंड्स, सात पाँच चार एलिमेंट्स हो गए हमारे। तो ये हमारे क्या है, ऑक्साइड के आदि ऑक्साइड का
अपचयन करके उन्हें धातुओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता फ्रेंड्स। जिन्हें हम हीट करने के बाद या ऑक्साइड या अपचयन करने के बाद फ्रेंड रिडॉक्स करने के बाद इन्हें हम दोबारा से धातु में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या बनाएंगे, हमारे धातु ऑक्साइड बनाएंगे फ्रेंड्स। क्या बनाते हैं हमारे, फिर धातु ऑक्साइड बनाएंगे या हमारे लवण बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इन्हें धातु में कन्वर्ट दोबारा से नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। ये भी लिखा है मैंने भी कि इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स। किसके द्वारा, इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये पढ़ रहे, आप चलते हैं अगले की ओर। अगला है, इसमें ये टॉपिक भी अच्छे समझ में आया होगा। अब है हमारा धातुओं का परिकर्षण। ठीक है, अब परिकर्षण पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था निष्कर्षण, अब पढ़ रहे हैं हम परिकर्षण। धातुओं का परिकर्षण फ्रेंड्स, ये सारा थ्योरेटिकल से फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ा बोरिंग तो लगेगा ही फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम, इसका थोड़ा सा आप देखना जरूर चाहिए फ्रेंड्स, आप कभी कभी ना एग्जाम में पूछ लेता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो धातुओं का परिकर्षण तो लिखेंगे इसमें कि विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं से अपद्रव हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिकर्षण विधि कहते हैं या धातु का परिकर्षण कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी आप थ्योरेटिकल आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इस आपने हेडिंग डाली होगा, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। अगला है हमारा कि पूछ रहा है कि विद्युत अपघटनीय परिकर्षण। ठीक है, विद्युत अपघटनीय परिकर्षण जैसे कि सोना चांदी। ठीक है, जैसे कि हमारी विद्युत अपघटन द्वारा ये परिकृत है। ठीक है, परिकृत या परिकरण है। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें क्या, आप हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघटनीय परिकर्षण। ठीक है, परिकर्षण जैसे कि कॉपर जिंक जैसे भी है हमारे, क्या किस्म जाती हैं, टिन, ये हमारी विद्युत अपघटनी द्वारा परिकृत क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया किया जाता है, ये होता है। ठीक है, शुद्ध धातुएं अशुद्ध धातुएं एनोड कैथोड। ठीक है, ये हमारे क्या हैं, लगाए जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे आप इसमें हेडिंग डालेंगे आपने विद्युत अपघटनीय परिकर्षण। ठीक है, परिकर्षण लिखेंगे आप, लिखिए कि कॉपर जिंक टिन चांदी सोना जैसे अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिकृत किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातुओं को एनोड तथा शुद्ध धातुओं को कैथोड पर लगाया जाता है। धातु के लवण के विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। अम्लीयकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघटन है। अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती हैं। तो प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा है। अगले चलते हैं हम, शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित होता है या करता है। ठीक है, विलय अशुद्धियाँ विलयन में घुल जाती हैं। अविलय अशुद्धि एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती है। इससे ही हम एनोड पंप कहते हैं। ठीक है, पक कहते हैं। ठीक है, पक कहते हैं, एनोड पक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप एक बार और समझ सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हमारे हेडिंग आप विद्युत अपघटनीय प्रशीकरण तो आपको लिखना है इसमें। ठीक है, सारा कुछ लिख लेना है आप, उसके बाद आपको ये होना है। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है टॉपिक, आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपकी है एक इम्पोर्टेंट आता है टॉपिक हमारा संरक्षण। ठीक है, संरक्षण फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संरक्षण क्या होता है, संरक्षण किसे कहते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा बन सकता है फ्रेंड्स। 2 से 3 नंबर में 100% पूछा जाता है, किसी न किसी साइड में आपको मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। क्या पता आपके साइड में वो आ जाए। ठीक है, तो मैं आप कि चाहूँगा कि आपको एक बार संरक्षण जरूर देख के जाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपको संरक्षण क्या होता है फ्रेंड्स, संरक्षण का क्या मतलब है। ठीक है, संरक्षण का मतलब यहाँ पर तो साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको फिजिक्स में ही मिलता है ये, आप भी हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं संरक्षण, तो यहाँ पर तो क्या क्या केमिकल के बारे में पढ़ेंगे और ऑक्सीजन
और इसमें अम्ल के बारे में, ठीक है। तो लिखने आपको हेडिंग डालेंगे आप संरक्षण क्या है, ठीक है। तो संरक्षण इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, संरक्षण क्या है, संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है। तो आप लिखेंगे संरक्षण, तो लिखेंगे इसमें कि जब कोई धातु फ्रेंड्स जब कोई धातु फ्रेंड्स जब कोई धातु अपने आसपास अम्लता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से ये संरक्षित हो जाती है तो उसे संरक्षण कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कहने का क्या मतलब समझिए। कह रहा है कि जब कोई भी धातु अपने आसपास अम्लता अम्ल या अम्लता, नमी, ऑक्सीजन आदि फ्रेंड इन चीज़ों के आदि के संपर्क में जो आने से जो संरक्षित हो जाती है उसे ही हम संरक्षण कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब कि दो धातु हैं जो आसपास में आ जाती हैं इन चीज़ों के, तो वही हमारी क्या होती है, संपर्क में आ जाती है तो संरक्षित हो जाती हैं, तो इसे ही संरक्षण कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको संरक्षण अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बारे में संरक्षण की कुछ प्रमुख घटनाएं भी हैं हमारी, ठीक है। तो इसकी घटना पढ़ लेते हैं कि आपने हेडिंग डाली आप संरक्षण की प्रमुख घटनाएं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे आपकी कि लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि लंबे समय तक अर्ध वायु में मतलब खुले में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की एक जंग लग जाती है, परत चढ़ जाती है, जंग लगे परत चढ़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा बाई चांस आपने देखा होगा, आपने कोई एक लोहा लिया, ठीक है, नया लोहा ले लिया, आपने उसे बाहर रख दिया धूप में, शाम को उस पर ओस पड़ेगी, वायु में खुले में रहेगा। सो आप कुछ दिन बाद देखेंगे, आप 3 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, एक हफ्ते के बाद देखेंगे तो उस पर से एक आपके भूरे कलर की आपको एक परत नजर आएगी, परत नजर आती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, जंग कहते हैं, जिसे कहते हैं हम गाँव के तौर पे कहते हैं हम काई आ गई उस पर, काई आ गई, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम जंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये अच्छे से आपको ये टॉपिक्स, ये भी पॉइंट आपको समझ में आया। अगले पॉइंट चलते हैं फ्रेंड्स। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, उसके मैं आपको एक सेपरेट वीडियो आपको बना कर दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपको जिस भी टॉपिक पर आपको दिक्कत लग रही तो फ्रेंड्स उसकी मैं आपको उस टॉपिक की आपको एक सेपरेट वीडियो बना के जरूर प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट्स करें फ्रेंड्स में कि मुझे मेरी क्या कमी लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फेट की परत बना लेती हैं तथा काली पड़ जाती हैं। कहने का मतलब समझिए आप ये पॉइंट, ठीक है। ये तो आपका हमारा थ्योरेटिकल मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि खुली वायु में पूछ रहा है कि खुली वायु में छोड़ने पर, ठीक है, छोड़ देने पर सिल्वर सिल्वर की वस्तु वायु में फ्रेंड्स, वायु मतलब हवा, हवा में, ठीक है, उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया फ्रेंड्स, जो सल्फर होता है हमारा, ठीक है, उसके का साथ क्रिया करके सिल्वर सल्फेट की परत बना लेती है फ्रेंड्स, ठीक है। परत चढ़ जाती है उस पर लेती है तथा काली पड़ जाती है फ्रेंड्स। आपने चांदी लिया होगा, चांदी आपको देखा है बहुत दिन पुरानी हो जाती है, आप पहनते रहते हैं, आप आपने गले में पहना, ठीक है, गले में पहना, आपको वायु में घूम रहे हैं आप, सल्फेट हो जाता है उस पर, एक सल्फेट की जंग लग जाती है, उस पर रिएक्शन करने के बाद सिल्वर सल्फेट की एक परत बन जाती है तथा उसे काली पड़ जाती है। तो उससे हम क्या, क्यों काली पड़ जाती है, क्योंकि वो हमारा क्या मिल जाता है उसमें, सिल्वर सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो सिल्वर सल्फेट से रिएक्शन करती रहती है, तो इस सिल्वर से हमारी काली पड़ जाती है। किसकी, सिल्वर की जो वस्तुएं होती हैं सल्फेट के कारण क्या काली पड़ जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी आपको पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएगा। चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, ठीक है। अगला टॉपिक है संरक्षण की सुरक्षा भी होनी चाहिए। आप घटना पढ़ ली है तो सुरक्षा क्या क्या है इसकी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स ये, और लॉन्ग में भी बन सकता है, ठीक है। ये सारा पूछेगा कि संरक्षण क्या है, संरक्षण की घटनाएं बताइए और संरक्षण की सुरक्षा भी बताइए फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या सुरक्षा है, ठीक है। तो संरक्षण क्या है, संरक्षण लगे कि नंबर पॉइंट 1 है, लिखेंगे आपकी जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करें या ग्रीस लगाएं फ्रेंड्स। एक इसकी सुरक्षता हो गई, क्या कि इसकी संरक्षण की, जंग के बारे में बता रहा है, जंग से हमें बचने के लिए क्या पेंट करना चाहिए या हमें ग्रीस लगा देना चाहिए, किस पे, लोहे के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि जंग को अन्य विधियों द्वारा भी रोका जा सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सही बात है, और क्या है, जैसे कि क्रोमियम
लेपन द्वारा, कोई क्रोमियम का हमें एक लेप लेना है, उस पर लगा देना है तो उससे रुक जाएगा। दूसरा है हमारे इसमें पॉइंट कि एनोडीकरण द्वारा मिश्र धातु बनाकर किसी एक छोटी सी परत बनाने के बाद उस पर चढ़ा दें तो उससे भी रोका जा सकता है। ये भी पॉइंट हमारा, ये भी पॉइंट एक सही है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को दसलेमन पेन कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्या कहते हैं हम? दसपेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं हम इसे? दसपेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं फ्रेंड्स इसे? दसपेशन कहते हैं। ठीक है, अगला अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है हमारा अगला पॉइंट है यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुण धर्म बदल जाते हैं। ये पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो लोहे के अन्य के साथ किया जाता है तो कोई कुछ भी हो सकता है, धातु या अधातु भी हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स मिश्र धातु। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मिश्र धातु क्या होती है? दो हमें कोई भी धातु लेने, धातु मिश्र हो सकते हैं फ्रेंड्स। मिश्र धातु, ठीक है, दो या दो से अधिक धातु हम लेने हैं, मिश्र करते हैं तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, मिश्रण होता है जो भी है। ठीक है, मिश्र धातु का मतलब है मिश्रण। ठीक, कुछ भी, जैसे कि चीनी और पानी का जो मिश्रण होता है उसे भी हम मिश्रण में या धातु का बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बिस्मांगी विलयन, ये उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर 12th में। ठीक है, तो आपने लिखेंगे क्या? मिश्र धातु क्या होता है? तो मिश्र धातु पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं के सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। अभी मैंने ये बताया था। ठीक है, मिश्रण कहते हैं। जैसे कि आप मिश्र धातु और हम अवयव और उपयोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पीतल एक हमारा क्या है? मिश्रण धातु, जिसमें कि हमें कॉपर भी मिलता है और जिंक भी होता है हमारा। दूसरा कांसा, कांसा में भी हमारा CO मिलेगा हमें, कांसा में CO और SU सन मिलेगा। ठीक है, सोल्डर, सोल्डर में P भी होता है और सन भी होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? हमारा एक धातु है। ठीक है, ये भी हमारा मिश्र धातु है। ठीक है, जैसे उपयोग क्या है इसके? हमारे पीतल का बर्तन बनाने में और मूर्ति बनाने में किया जाता है। कांसा का हमारा बर्तन व मूर्ति बनाने में इसका भी किया जाता है। सोल्डर का हमारा विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में किया जाता है। तो ये हमारे किसके? मिश्र धातु के उपयोग हो गए फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ फ्रेंड्स। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।